स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स जोन बाय एके में। जैसे कि आप सबको पता है इंडियन आर्मी अग्निवीर जीटी एग्ज़ाम 2026 जो कि 1 जून से शुरू होने जा रहा है, उसकी जो हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही थी उसकी एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में इस माइंड मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देना चाह रहा हूँ, इस माइंड मैप का लिंक और इसके रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपके सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, उसके PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके सिवा आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारे अपडेट रेगुलर आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ये भारत का संविधान है, जैसे कि आप सबको पता है ये कब अडॉप्ट किया गया था ना, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा 26 नवंबर 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। बट इसको इन्फोर्स यानी इसको भारत के शासन में, यानी भारत का जो सरकार ने इसको कब मतलब लागू किया था, ये इन्फोर्स हुआ था कब, 26 जनवरी 1950। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ये किस टाइप का है, हाँ ये रिटन एंड रिजेट, जो कि मतलब दोनों वर्बली और रिटन यानी कि लिखा हुआ दोनों टाइप में ये मिल जाएगा आपको। ये जो इसका लेंथ है ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पूरे दुनिया में जितने भी संविधान हैं उन सब में हाथ से लिखा गया सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें जो टोटल आर्टिकल है 395, ठीक है। ओरिजिनली 394 था, बट 44th अमेंडमेंट के बाद इसको कितना किया गया है ना, 395। और टोटल शेड्यूल जो है वो है 8, पहले 12 हुआ करते थे, अभी 8 है। और टोटल जो इसके पार्ट हैं, इसको टोटल 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा संविधान है ये हमें कौन कौन से फीचर्स देता है ना, सबसे पहले सवर्जिन यानी समानता, सोशलिस्ट यानी मतलब सामाजिक अधिकार, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस मतलब जस्टिस जो है आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक हर तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आप अपने थॉट को किसी के सामने जाहिर कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रॉपर पालन कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपको हर चीज़ में समानता का अधिकार मिलेगा, किसी के प्रति पार्शलिटी नहीं होगी। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश के हित में, मानव कल्याण के हेतु जो भी हो सकता है वो सारा अधिकार, जो भी एक इंसान को अधिकार मिलना चाहिए, देश कल्याण, देश की एकता को नज़र में रखते हुए, ये सारे फीचर्स हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले संविधान जो है इसका फर्स्ट पार्ट क्या है ना, प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, द प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत है, उसको प्रियम्बल कहा जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिक्लेयर करता है। इसके कीवर्ड क्या क्या है ना, सवर्जिन जो कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो आपको न्याय मिलेगा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों साइड से आपको जस्टिस का अधिकार है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी जो कि थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव इन, फेथ, वर्शिप, इन सब में आपको लिबर्टी यानी स्वाधीनता मिलेगा। इक्वालिटी आपको मिलेगी और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी आपको मिलेगा, एक इंसान को उसका डिग्निटी और यूनिटी ऑफ द नेशन सारा कुछ मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जो है ये संविधान का पार्ट 3 है, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 15 में आते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 में है। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 में है, स्वाधीनता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन, आपके इज्जत के खिलाफ कोई कुछ आँच लाता है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, इसका अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हमें देता है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंडर आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 से 30, यानी आप सामाजिक और शिक्षा का जो अधिकार पाते हैं, शिक्षा का जो अधिकार है वो सब कहाँ, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपका संविधान के प्रति कोई सा आपका अगर पर्सनल अधिकार पे कोई आ जाता है, उसके लिए आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलने वाला है, जो आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हार्ट यानी उसका दिल कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले हम पढ़े थे फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार क्या है, और वही हम पढ़ेंगे हमारा जो मौलिक ड्यूटी है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारा मेन ड्यूटी है, वो क्या है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये पार्ट 4A में आता है, और इसको जो आर्टिकल्स ये किस आर्टिकल्स के अंडर आता है ना, आर्टिकल 51A। टोटल 11 ड्यूटीज़ इसके तहत आते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में हमेशा चलेंगे। टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा चुका है उसका जो भी नोबल आइडियाज़ है उसको हमेशा हम फॉलो करेंगे। टू अपहोल्ड सवर्जेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत का जो एकता है, भारत का जो इंटीग्रिटी है, उसको हम हमेशा सर्वोच्च सम्मान देंगे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, कभी भी देश के हित में हमें ज़रूरत पड़ने पर हम अपना जान भी देंगे देश के हित में, देश को बचाने के लिए। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा का भाव जो है वो हम हमेशा दिखाएंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारे बहुत सारे मतलब हेरिटेज साइट्स हैं, उन सब के प्रति हम अपना ट्रू वैल्यू और प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, हमारा जो एनवायरनमेंट है और वाइल्ड लाइफ है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सब भी हम डेवलप करेंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, जो सरकार का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम सेफगार्ड देंगे। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमेशा एक्सीलेंस की ओर कदम बढ़ाएंगे। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। 6 से 14 साल के बीच में हम हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देंगे, शिक्षा उनको देंगे। फिर आता है नंबर 5 पे हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या है, DPSP। कभी DPSP आए तो कंफ्यूज नहीं होना, DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में आता है। ये क्या है, इसके अंडर क्या आता है, नॉट जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश का सरकार है ये जस्टिसेबल नहीं है, इसका जो कोई ये है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, बट ये भारत के शासन में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमेशा सरकार प्रदर्शन करेगा। बेस्ड ऑन आइडियल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जो हमारे समाज का सोशलिस्टिक पैटर्न है उसके आइडिया पे ये चलेगा। एम एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी है उसको हमेशा उसका इस्टेब्लिश करेगा। ड्रॉन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, वहाँ से ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर अग्निवीर GT के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, DPSP कौन से आर्टिकल के बीच में आता है ना, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 और एक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसेबल है, बट DPSP जो है जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स नॉर्मली एक देश के लोगों को मिलता है, और DPSP जो है सरकार को मिलता है। ये क्या है, फॉर इंडिविजुअल, और ये क्या है, फॉर द स्टेट। ये सरकार के लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए है। फंडामेंटल राइट फिर क्या है, नेगेटिव इन नेचर, जो कि रेस्ट्रिक्ट स्टेट, मतलब स्टेट को एक इंसान का अपना जो मौलिक अधिकार है उसमें स्टेट को इंटरफेरेंस से कौन रोकता है ना, फंडामेंटल राइट्स। पॉजिटिव इन नेचर, ये क्या है, DPSP क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, जो कि सरकार को बहुत से मामलों में हेल्प करता है। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके आपके एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को कोई तोड़ नहीं सकता। इसको कौन गारंटी करता है ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। बट DPSP जो है ये एक स्टेट का डायरेक्टिव है, एक सरकार का डायरेक्टिव है। कोर्ट कैन इन्फोर्स, ये जो है फंडामेंटल राइट्स में, इसके आपका फंडामेंटल राइट्स में कोई भी आ जाए तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, बट कोर्ट कैन नॉट बी इंटरफेरेंस। जो ये DPSP है इसके मामले में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि भारतीय संविधान का पार्ट 1 है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या है, इंडिया जो कि भारत है, ये एक मतलब राज्यों का समूह है। ये कहाँ, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से 4 इसको बयान करता है। भारत टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को लेके बना हुआ है।
अब हम देखेंगे जो हमारा संविधान है, टाइम टू टाइम हमारे संविधान का जो कुछ आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल 368 है, उसके तहत हमारा जो पार्लियामेंट है वो ज़रूरत पड़ने पर संविधान में कुछ अमेंडमेंट ला सकता है। उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, अमेंडमेंट क्या होता है और कब कब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। अब देखते हैं, जैसे कि आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये संविधान के आर्टिकल 368 में है। तो टोटल 3 टाइप का अमेंडमेंट होता है। सबसे पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस। ये जो सिंपल मेजॉरिटी होता है ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है, स्पेशल मेजॉरिटी भी पार्लियामेंट के द्वारा होता है, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये फेडरल फीचर का होता है। टोटल 3 टाइप का अमेंडमेंट होता है। जो अब तक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में हुआ था, इसमें क्या चेंजेस हुए थे ना, लैंड रिफॉर्म्स। और 7th कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसमें स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हैदराबाद, कर्नाटक, ये जैसे स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे। फिर 42nd कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स, रिड्यूस्ड इमरजेंसी पावर। जो इमरजेंसी के दौरान सरकार अपने हिसाब से पावर को यूज़ करता है उसको रेस्ट्रिक्ट कब किया गया था, उसको रिड्यूस कब किया गया था ना, 44th अमेंडमेंट में जो 1978 में हुई थी। फिर 73rd, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये कई बार आर्मी जीडीके में ऑलरेडी आ चुका है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था या फिर पंचायती राज व्यवस्था कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो आंसर क्या होगा, 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुई थी। फिर 74th अमेंडमेंट वो भी 1992 में हुई थी, जिसमें भारत में म्यूनसिपैलिटीज़ व्यवस्था का आरंभ किया गया था। फिर 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। फिर 97th अमेंडमेंट जब हुआ था 2011 में हुआ था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो स्वयं सहायक संघ बोलते हैं हम, उनको रोल में लाया गया था। फिर 101st जो हुआ था, 101 अमेंडमेंट जो हुआ था, ये 2016 में हुआ था जीएसटी रिफॉर्म को लेके। फिर 103rd जो हुआ था, ये कब हुआ था, 2019 में। 103 नंबर अमेंडमेंट कब हुआ था ना, 2019 में। इसमें 10% EWS जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके रिजर्वेशन को रोल में लाया गया था। फिर 104th जो हुआ था, ये 2020 में हुआ था, जिसमें SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो प्रमोशन रहता है सरकारी विभागों में, उनमें SC/ST रिजर्वेशन को लागू किया गया था। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा संविधान है इसके जो ये क्या बयान करता है, भारत का गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एज़ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 से 122 के बीच में आता है। पार्लियामेंट किसको लेके बनता है ना, प्रेसिडेंट, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, इसके तहत जो हमारा पार्लियामेंट है वो बनता है। और ये क्या डिफाइन करता है ना, पावर मेक्स लॉ। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जो कि पार्ट 6 में आता है, आर्टिकल 123 से 167 में। इसके तहत प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ स्टेट है। जो प्रेसिडेंट है भारत के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के सर्वोच्च शासक हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी इसके तहत आते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और ये जो पावर है, इनका पावर क्या है, इम्प्लीमेंट लॉ। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, इनका काम है लॉ इम्प्लीमेंट करेगा। कौन इम्प्लीमेंट करेगा ना, हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आता है जुडिशियरी, जो पार्ट 5 में आता है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। इसमें क्या आता है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनका काम क्या है, इंटरप्रेट्स लॉज। जो ये इन्होंने लॉ बनाया, इन्होंने लॉ इन्फोर्स किया, और इसके खिलाफ किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो वो जुडिशियरी में जाएंगे। जैसे किसी के फंडामेंटल राइट्स में आँच आई तो वो भी जुडिशियरी का हेल्प लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे संविधान का कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे फेमस आप सबको पता है आर्टिकल 370, जिसको 2019 में हटा दिया गया था। ये क्या था ना, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है उसको स्पेशल स्टेटस देता था, जो कि 2019 में एबोलिश कर दिया गया था। अभी JNK एक यूनियन टेरिटरी है। फिर आता है आर्टिकल 371A to J, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टन स्टेट।
फिर आता है फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, जो जनजाति एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा कहाँ पे आता है ना, फिफ्थ शेड्यूल में आता है। और सिक्स शेड्यूल जो है उसमें क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो है सिक्स शेड्यूल, इसके तहत नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस पावर दिया गया है। अब हम देखते हैं जो इमरजेंसी प्रोविज़न भारत के संविधान में क्या क्या है। जो इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, ये पार्ट 18 के अंडर आता है, मतलब 18वें पार्ट में आता है। टोटल 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे कंट्री में लागू हो सकते हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में आता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ना, ये आर्टिकल 352 के अंडर आता है। ये कि कब कब हो सकता है ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, यानी देशद्रोह, यानी मतलब देश में जिसको गृह युद्ध कहा जाता है वो अगर होता है, या फिर वॉर, इन सब के दौरान नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। फिर आता है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 के अंडर आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 एक कई बार रिपीट हो चुका है, स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये कब होता है ना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, जब एक राज्य के सरकार अपना राज्य चलाने में सक्षम ना हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा स्टेट इमरजेंसी लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंडर आता है। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब भी भारत के राष्ट्रपति को ऐसे लगे, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट को ऐसे लगे कि भारत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तब ये भारत में आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। फिर हम शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 12 शेड्यूल हैं, वो क्या बताते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बताता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर में। सेकंड जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड जो है ओथ्स, यानी जो हम शपथ लेते हैं। फोर्थ जो है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, यानी जो राज्यसभा का सीट है उसका एलोकेशन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिफ्थ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, जो जनजातीय एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। सिक्स जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। सेवन जो है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसको डिफाइन करता है। 8 शेड्यूल जो है उसके तहत लैंग्वेजेस आते हैं। 9 शेड्यूल के अंदर पंचायत आते हैं। 10th के अंदर एंटी डिफेक्शन आते हैं। 11th के अंदर पंचायत के पावर आते हैं। और 12th के अंदर म्यूनसिपालिटी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 13, लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। कानून का फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है, और कानून का ये काम है कि आपके फंडामेंटल राइट का रक्षा करेगा। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और आपका जो पर्सनल स्वाधीनता है उसका रक्षा कौन करेगा ना, आर्टिकल 21। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। कोई भी संविधान की तरफ से आपके पर्सनल राइट में कोई भी आँच आए तो आप आर्टिकल 32 के तहत इसका हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ज़रूरत पड़ने पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 370, जो कि स्पेशल स्टेटस दिया गया था JNK यानी कश्मीर को, जो कि 2019 में हमारे सरकार द्वारा एबोलिश कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें याद रखने के, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हमारा जो देश है इसका सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मतलब हमें रिजिडिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फेडरल विथ यूनिटरी बायस, आपको समानता का अधिकार देता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा सरकार है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इसके तहत आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंटली आपको न्याय देगा। ये हमारे संविधान का की पॉइंट है। फिर आता है एडचाइज, ये भी हमारे एक की पॉइंट है याद रखने के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमने आज डिस्कस किया है। इसके सिवा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत निकला जा रहा है। तो इन सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका MCQ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका PDF आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वंस अगेन हमारा आर्मी का स्पेशल सीरीज का वीडियो चल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमसे फ़ायदा लें। फिर से आपको बता दूँ, SSC CGL का स्पेशल बैच जो है हमारा 4 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें भी ज्वाइन करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।